आज का ये पहला आर्टिकल है, इंडियन मिलिट्री एक्सपोर्ट टू इजराइल एडिंग जेनोसाइड। ठीक है, ये जो आर्टिकल है इसके अंदर हम दो बात देखेंगे। पहली बात देखेंगे ऑब्लिगेशन, और दूसरा बात देखेंगे फोर्स मज्यूरे। ये कॉन्ट्रैक्ट की टर्म है, इन दोनों को पहले समझेंगे। तो ऑब्लिगेशन को पहले समझने के लिए समझ लो कि जैसे उदाहरण देता हूँ कि हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों का एक दूसरे के प्रति दायित्व है। ठीक है, वो कमा के लाएगा, वो खाना वाना बनाएगी, घर के काम ये करेगी, बाहर के काम ये करेगा, तो दोनों की कुछ ड्यूटीज होती है। ठीक है, वो ऑब्लिगेशन, उनको हम ऑब्लिगेशन कहेंगे उदाहरण के माध्यम से। अब जैसे लीगल सेपरेशन होता है, डिवोर्स में जाते हैं, मान लो हस्बैंड वाइफ डिवोर्स में जा रहे हैं, तो कोर्ट कहती है भाई डिवोर्स से पहले तुम ऐसा करो, जुडिशियल सेपरेशन ले लो, कुछ दिन अलग रह के देख लो। तो अलग रहने का मतलब ये नहीं है कि अलग अलग मकान में रहो। अलग रहने का मतलब है कि आप एक ही जगह रहो, एक ही घर में रहो, लेकिन आपकी लीगल ऑब्लिगेशन, जो ऑब्लिगेशन है ना, एक दूसरे के प्रति दायित्व है, वो आपका मन करे तो निभाना, नहीं करे तो मत निभाना। तो उसमें यू आर नॉट ड्यूटी बाउंड, आप ड्यूटी बाउंड नहीं हो। अब उस औरत का मन करेगा खाना बना के देना है हस्बैंड को, देगी, नहीं बनाना तो नहीं देगी। अब वो शाम को कोई काम करता है, उसका मन किया तो करेगा, नहीं किया तो नहीं करेगा। तो ऑब्लिगेशन का मतलब समझ में आ गया यहाँ। ऑब्लिगेशन होता है दायित्व। दायित्व, और दायित्व जो होता है वो ग्रहण करने के बोध से आता है कि मैं अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ले रहा हूं। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन और मस्ट दोनों में अंतर है। ठीक है, तो यहाँ जो ये पूरा आर्टिकल है ये उस पे है, एक अशोक कुमार शर्मा वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस डाला था। और ये केस क्या डाला था, इन्होंने एक केस डाला था कि इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है हथियारों का इसराइल को, या जो प्राइवेट कंपनियां कर रही है, उन पे रोक लगाए सुप्रीम कोर्ट, ये कह के डाला था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कारण दिए हैं, इसको डिसमिस कर दिया। क्यों कर दिया वो रीजंस अलग देखेंगे हम। पहले हम देखते हैं कि इस पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या कहा है। असल में क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फैसले तो देता है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कराने की ताकत उसमें नहीं है। वो एक ऐसा मगरमच्छ है जिसके दांत नहीं है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दिया था, ये फैसला दिया था कि कोई भी इस तरह का, यहां आप देखो, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑब्जर्व दैट ऑल स्टेट अंडर एन ऑब्लिगेशन नॉट टू रेंडर एड और असिस्टेंस इन मेंटेनिंग द सिचुएशन क्रिएटेड बाय इजराइल्स इलीगल प्रेजेंस, कि कोई भी मदद नहीं करेगा। यहां उन्होंने कह दिया कि इस तरह से। आगे फिर उन्होंने लास्ट, इसी पहले पैराग्राफ में बिल्कुल लास्ट है, ये है, मेनी कंट्रीज दैट आर द पार्टी टू जिनेवा एंड जीनोसाइड कन्वेंशन have halted the supply of military equipment to Israel in furtherance of these binding obligations. Canada, Spain, and even United Kingdom have suspended license of companies supplying arms to Israel. ये है। अब तीसरा इसी के अंदर आ रहा है, द ऑब्लिगेशन नॉट टू सप्लाई वेपन टू स्टेट्स दैट आर पॉसिबली गिल्टी ऑफ वार क्राइम्स इज एन ऑब्लिगेशन डायरेक्टेड बाय द कॉमन आर्टिकल 1 ऑफ द जिनेवा कन्वेंशन। अब जो जिनेवा कन्वेंशन हुआ था उसके हिसाब से ये बात हो रही है। हथियार, अब दो तरफ हम बात कर रहे हैं, यदि एक तरफ यूक्रेन की बात कर रहे हैं तो यही सारे कंट्री यूक्रेन को हेल्प कर रहे हैं। जो 30 देशों का समूह बना हुआ है वो यूक्रेन को हथियारों की हेल्प कर रहा है, पैसों की हेल्प कर रहा है। रशिया के अगेंस्ट तो वहां तो सही है, जब अफगानिस्तान में हो रहा था तो वहां भी सही था, और किसी देश के अगेंस्ट जब करना है तो भी सही था। लेकिन जब इसराइल की बात आ रही है तो इसराइल के लिए गलत हो रहा है ये। तो ऐसी दो तरह की नीतियां नहीं होनी चाहिए। गलत है तो गलत है, जहां भी मानवता की हत्या हो रही है, किसी भी रूप में हो रही है, वो गलत है। इसराइल क्यों कर रहा है वो उसके अपने मामले। लेकिन अब यहां इस चीज का हवाला देके इन्होंने क्या किया था, एक पिटीशन डाली थी कि जिनेवा कन्वेंशन के सेक्शन नंबर 1 के हिसाब से क्या होना चाहिए कि हमें उनको हथियार सप्लाई नहीं करना चाहिए। तो मैंने एक आपको बात बताई है किसकी, ऑब्लिगेशन की। तो ऑब्लिगेशन के अंदर फोर्स नहीं है, करना चाहिए आपको, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आपको देश की सेवा करनी चाहिए। जो चाहिए वाला कंसेप्ट है वो किस में है, ऑब्लिगेशन में, दायित्व बोध में। और इसके अंदर मस्ट जहां करना है वहां कोई वो नहीं है, इफ बट नहीं है, वहां सीधा सीधा आपको करना ही है। ठीक है,
तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा इसके अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 3 4 रीजन दिए हैं, उनको देखते हैं हम क्या रीजन दिए हैं। तो फर्स्ट कहा है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस आर नॉट बाइंडिंग सिंस द कंट्री इजराइल विच इज इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज नॉट बिफोर द कोर्ट। उसने कहा जो मेजर पार्टी है जो कर रही है वो तो आपने पार्टी बनाई नहीं, और हमारे सामने तो वो है नहीं, वो कर रही है या नहीं कर रही है वो तो हम देख ही नहीं रहे। जब इसराइल हमारे सामने पार्टी नहीं है तो हम बिना पार्टी के डिसीजन कैसे सुना सकते हैं। पहला उन्होंने ये लिया था। ठीक है, उसके बाद कहा है द कंडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट सोवरेन नेशन नेमली इजराइल, ये इस पे हमारा कोई वो नहीं है। एक अलग से सोवरेन कंट्री है, वो क्या डिसीजन लेता है क्या नहीं लेता वो उसके हिसाब से है, तो उस पे हमारा वो नहीं है। ये नीचे आ जाओ इसी में 6 7 लाइन छोड़ के। ठीक है, तो और तीसरा क्या है, इंडिया इज सैंक्शनिंग मिलिट्री एक्सपोर्ट देयर बाय अबेटिंग जिनोसाइड। उस पे एलिगेशन ये था ना कि वो यदि इंडिया ने उसको हथियार दिया है इसराइल को तो क्या कर रहे हैं, वो जिनोसाइड को प्रमोट कर रहे हैं। यदि हमने पीस में हथियार बेचे होते तो मान लो इसराइल नहीं कर रहा होता, या और देशों को जिनको हम हथियार सप्लाई कर रहे हैं, या पूरे विश्व को अमेरिका और रशिया 2 बड़ी पावर हैं जो सबको हथियार सप्लाई कर रही हैं, वो हथियार रखे किस लिए जाते हैं, व्हाट इज द पर्पस। नेचुरली वो अपनी सेफ्टी के लिए और इसके लिए रखे जाएंगे, तो किसी के ऊपर बात बनेगी तो यूज करेगा, या तो फिर इनके प्रोडक्शन को ही बंद कर दो आप। और यदि है पीस में खरीदे हुए तो हम वापस थोड़ी ले लेंगे कि भाई ये, या हम कोई वो इम्पोज करेंगे जैसे अमेरिका ने एक क्लॉज बनाया हुआ है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को F-16 दे दिए, और F-16 जब हमारे पास राफेल नहीं आए तो F-16 बहुत एडवांस होते थे उस समय। लेकिन जब हमने अमेरिका को विरोध जताया कि आपने F-16 पाकिस्तान को क्यों दे दिया, आपको पता है पाकिस्तान की और हमारी दुश्मनी और ये सारी चीजें हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा सा एक्सक्यूज दिया कि ये इन चीजों में यूज नहीं करेंगे उसको, किसी भी उसमें आपके अगेंस्ट यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगेंस्ट यूज हुआ ना, जब अभिनंदन ने हमला किया था तो उसमें एक मार गिराया था हमने F-16, हमने सबूत भी दिए थे, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, और इंडिया की टेरिटरी के अंदर घुस भी गए थे, और हमने एक को मार गिराया था और दूसरा फिर अभिनंदन वहां चला गया था, उसका जहाज क्रैश हो गया था। ये सारी तो आप समझ रहे हो यहाँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हथियार बने ही नहीं है पीस के लिए, हथियार का यूज तो होगा जब किसी देश के ऊपर कोई बात आएगी तो दूसरा इन्होंने ये दे दिया। ठीक है, फिर इन्होंने एक बात और कही यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में देखो, सेकंड द कोर्ट रीजन that seeking a suspension of license with regard to contract with international entities including with the state of Israel may involve a breach of contract and other fallouts। तो क्योंकि क्या है, हथियार किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत तो दिए जा रहे होंगे, और यदि वो सप्लाई को रोक देता है तो दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एक इन्होंने और बात कह दी, इन्होंने कह दी द कोर्ट फियर्स that this would lead to the breach of contract is misplaced because the party to the contract to export arms can always claim force majeure। अब इसको समझने वाली बात है। ठीक है, तो फोर्स मजूरे होता है कि जब भी हम किसी पार्टी से एग्रीमेंट करते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई मैं आपको इतने पैसे दूंगा और आप मुझे ये चीज बना के दो, लेकिन कोई ऐसी घटना हो जाती है कि जिसपे उसका जोर नहीं है दूसरी पार्टी का, दोनों में से किसी भी एक पार्टी का, यानी कि मैं हूं, मुझे इतने, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि इतने इतने टाइम इंटरवल्स के बाद मुझे इतने इतने पैसे देने हैं आपको, और इतने इतने गैप के बाद मैं जैसे जैसे पैसे दूंगा आप मुझे किसी भी माल की सप्लाई दोगे, वो कोई भी है, चाहे चाहे वो हथियार है, चाहे मोबाइल है, चाहे और कोई प्रोडक्ट है। लेकिन अब कोई ऐसी चीज आ जाती है, ऐसी चीज क्या, जैसे गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज कर देती है और उस प्रोडक्ट पे ही बैन लगा देती है, तो कैसे मैन्युफैक्चर करेगा, तो यहाँ क्या अप्लाई हो गया, फोर्स मजूर हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, दूसरा कोई कंपेलिंग सिचुएशन आ गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ये तीसरा वॉर हो गया, देश के अंदर युद्ध छिड़ गया या किसी और के साथ युद्ध छिड़ गया, ये हो सकता है। चौथा जैसे कोविड की सिचुएशन बनी थी, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट को, कोई भी पार्टी जो ऐसी सिचुएशन के अंदर है जो फेस कर रही है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकती है। लेकिन यहां ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, हम तो वॉर की कंडीशन में नहीं है किसी के साथ भी,
हम तो पीसफुल है, हम बना रहे हैं, हमारे उसमें कोई रुकावट भी नहीं आ रही है और उनकी तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, दे आर पेइंग, वो पे कर रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है ये कह रहे हैं कि यहां पर नहीं लागू होगी ये, द गवर्नमेंट, बिकॉज इट अफेक्ट्स द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द कंपनी कंसर्न। क्या होता है कि पहले हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं बहुत सारी कंपनियों के साथ कोई भी हथियार बेचने के लिए। मान लो मैंने आज कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो पहले मैं बनाने से पहले मैं मार्केट देखूंगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसके बाद बनाना शुरू करूंगा। क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट तो है नहीं, कपड़े नहीं है, मोबाइल नहीं है कि जो बिक जाएगा कभी बेच देंगे। हथियारों के लिए तो पहले एक बायर चाहिए, तो पहले कोई बायर मिला होगा, उनका अनुबंध हुआ होगा, फिर जैसे आपने देखा होगा रफेल के लिए हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया फिर उन्होंने बनाने शुरू किए। कोई भी कंट्री ऐसे ही करता है हथियारों के मामले में, जब क्योंकि हथियार बहुत महंगे होते हैं, पैसा बहुत लगता है, और दूसरा खरीदार मिले ना मिले और कितने दिन नहीं मिले, ये तो ऑर्डर पे ही हमेशा सप्लाई होती है। तो यहाँ दूसरी चीज क्या कह दी कि यदि आज हम इसको रोकते हैं आपके कहने पे इसको, तो फाइनेंशियल वायबिलिटी जो लॉस होगा उस कंपनी को, उसको कौन भरपाई करेगा, या इंडिया को जो लॉस हो रहा है इससे उसकी कौन भरपाई करेगा। आज की तारीख में इंडिया हथियारों के उसके अंदर सेल्फ सफिशिएंट होने को जा रहा है और बाहर बेच भी रहा है, ब्रह्मोस और ये मिसाइल से ये बेच भी रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ी इनकम इनसे आने वाली है जो आगे डेवलप्ड नेशन बनाने के अंदर मदद करेगी। तो इसलिए हम ऐसे ऐसी गलती कभी भी नहीं कर सकते कि एक ऑर्डर को हम कैंसिल कर दें इस चीज को लेके। और तीसरा इन्होंने कह दिया सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रेन ऑन कोर्ट एंटरिंग एरियाज ऑफ फॉरेन पॉलिसी। और कोर्ट ने यहाँ क्या कर दिया, कोर्ट ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट भी कर लिया। कोर्ट कह रहा है मेरी जुरिडिक्शन नहीं है, फॉरेन पॉलिसीज के अंदर मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। फॉरेन पॉलिसी किसका काम है यहाँ, फॉरेन पॉलिसीज में डील करना, दिस इज द जॉब ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट करेगी, उसको देखना है, इसके अंदर मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता फॉरेन पॉलिसी के अंदर। तो अपने आप सेल्फ इम्पोज मतलब अपने आप कह के, ये बात कह के अपने को पीछे कर लिया। और जो लास्ट उन्होंने दिया है, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट सच इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशन which are not contrary to municipal law must be read into the law of our land, and the court must step into the exercise of judicial discretion and caution executing government what it act in violation of these law। और दूसरा कह रहा है कि जो ये लॉ है, ये ऑब्लिगेशन है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, हमें ये देखना है क्या ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन लोकल लॉ जिसको म्युनिसिपल लॉ कहते हैं इनके बीच में कोई हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं, या इनके साथ कोई कोई खराबी हो रही है उसकी वजह से, या ऐसा हो रहा है कि इन पे इफेक्ट पड़ रहा है। नहीं पड़ रहा तो हम नहीं कह सकते इसके बारे में, क्योंकि वो दोनों चीजें अलग है, इंटरनेशनल रिलेशंस अलग है, इंटरनेशनल पॉलिसीज अलग है। और ये जो जिस चीज की आप बात कर रहे हो ये हमारे देश के कानून पर, हमारे देश के लोकल लॉज के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा, तो भी हम इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं दे सकते। और ये बात कहते हुए इन्होंने क्या कर दिया, इसको डिसमिस कर दिया। राइट ऑफ फ्यूचर जनरेशन मस्ट गाइड क्लाइमेट डिबेट, यहां भी फिर वही बात आ गई, ये भी ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है, बट देर इज अ लीगल ऑब्लिगेशन। इसमें आप सेकंड पैराग्राफ देखोगे ना, द फ्यूचर जनरेशन राइट, द मेन थीम इसी के अंदर नीचे आ रहा है पहले पैराग्राफ के लास्ट में, बट देर इज अ लीगल ऑब्लिगेशन। क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत जरूरी होती है, उनके साथ साथ इन चीजों को निभाना पड़ता है। ये जो आर्टिकल है ये कह रहा है कि थ्रेटन द कॉमन फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, ये मानवता की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि हम जिस परिस्थिति में हैं आज, हर कोई व्यक्ति निजी तौर के ऊपर अपने बच्चों की चिंता करता है, और यहां तक भी कानून कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी में किस किस का हिस्सा होगा, मेरा होगा, मेरे बच्चों का होगा, और कौन से बच्चे का, एक बच्चा जो गर्भ में पल रहा है उसका भी हिस्सा होगा। जैसे उस गर्भ धारण किया मेरी पत्नी ने, वो आने वाला बच्चा है, ही इज ऑल्सो द को पार्टनर, वो भी उसके अंदर, उसके भी राइट क्रिएट हो गए प्रॉपर्टी के अंदर। तो यहां जब हम व्यक्तिगत रूप से अपने बच्चों की चिंता करते हैं, तो सामूहिक रूप से क्या पूरा विश्व आने वाली जनरेशन के लिए चिंता नहीं कर सकता, वो आएंगे तो हमारे ही बच्चे आने वाले उसके अंदर। तो ये जो सारा है ये मेन उसी के ऊपर है आर्टिकल, कि आज हम प्रकृति के साथ जो भी कर रहे हैं, यदि हमारी जनरेशन लास्ट जनरेशन होती कि इसके बाद हम आगे नहीं जिएंगे, मानवता, मानव जाति है जो आगे जिएगी ही नहीं, तो हम कुछ भी कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन
क्योंकि ये चीजें आगे भी ट्रांसफर होनी है। हमारा ही तो एक्सपेंशन है, मेरे दादा का एक्सपेंशन मैं हूँ, मेरे पिता है, मेरे पिता का एक्सपेंशन मैं हूँ, मेरा बेटा भी मेरा एक्सपेंशन है, यही तो जा रहा है, उसी क्रम में तो जा रहा है। तो क्या है, लाइफ तो सतत चल रही है ना। एक पेड़ है, उसका बीज बन गया, बीज से फिर पेड़ बन गया, तो लाइफ तो कंटिन्यूटी में ही है ना। छोटे मोटे ब्रेक जरूर आ रहे होंगे उसके अंदर, उसके में, लेकिन यहाँ तो कोई ब्रेक नहीं है। मेरे रहते रहते ही मेरा बच्चा आ गया, मेरे बच्चे से फिर उसका बच्चा आ गया, तो एक लाइफ तो कंटिन्यूटी में चल रही है। तो ये बोले ये कंटिन्यूटी की जो लाइफ है, इसका केयर करना हम सबकी जिम्मेवारी है। क्योंकि हमसे पहले भी किसी ने हमारे लिए कुछ किया होगा, सोचा होगा। इसमें बड़ी अच्छी सी कहानी आती है। एक बूढ़ा था, करीब 90 साल का, वो और उसका पोता दोनों पार्क में जाते हैं, और वो बूढ़ा एक आम का पेड़ लगाता है, छोटा सा पौधा लगाता है आम का। वो कहता है, तो छोटा पोता पूछता है उससे कि बाबा, आप तो मर जाओगे साल 2 साल में, ये फल कितने दिन में देगा? तो उसने कहा 5-6 साल लगेंगे। तो तब तक आप तो रहोगे नहीं। तो उसका बाबा बहुत अच्छा जवाब देता है, वो कहता है कि जो मैं फल खा रहा हूँ, ये भी तो किसी ने लगाए होंगे, तभी तो मैं खा पा रहा हूँ। आज मैं लगाऊंगा तो तुम खा पाओगे। तो ये जो भाव है कि हमें वी मस्ट बी कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन सारों के पीछे हमें ये चिंता होनी चाहिए कि हम अपनी जनरेशन को कुछ अच्छा देके जाए। इस इसको लेते हुए सारा है इसके अंदर। मेन मेन पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ इसमें कह रहा है, देयर इज इंडीड अ मॉरल imperative for the present generation to ensure the livable planet for those who will follow in future. But is there a legal obligation? ये तो है, हमारा मॉरल तो है, लेकिन लीगल ऑब्लिगेशन भी है कि हमारे ऊपर? उसी चीज की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे लिखे हैं, जैसे यूरोपियन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन 2023, इसके अंदर अगेंस्ट फ्यूचर जनरेशन। एक इसी तरह से यूएस में पब्लिशर हुआ है, इन डिफेंस ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ये सारे तो उन सब की बात, इनका कंसर्न मेनली क्या है? यहाँ सेकंड पैराग्राफ में देखो, ये वेवेरिंकी सिंह हैं, कोई को ऑथर हैं, ये लिख रही हैं दैट द फ्यूचर जनरेशन डिस्कोर्स हैज इमेनिसिपेटरी पावर, ऑफरिंग पोटेंशियल फॉर रीशेपिंग इंटरनेशनल लॉ बेस्ड ऑन द विजन ऑफ जस्टिस एंड सॉलिडेरिटी अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। ये आपको इस चीज के लिए जता रही है, और ऐसा नहीं है कि ये इंटरनेशनल कोर्ट या और देशों के अंदर है, इंडिया के अंदर भी ये कंसर्न है, और देशों के अंदर आंसर कंसर्न है। बहुत सारे देशों के सुप्रीम कोर्ट ने, वहां के हाई कोर्ट ने इस चीज पर बहुत गंभीर चिंतन किया है और चेताया भी है। उन्होंने कहा भी है कि आज जो आप इस एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ये आपके लिए तो दुभर होगा ही जीना, लेकिन आप चले जाओगे तो ये एक अभिशाप के रूप में आप छोड़ के जाओगे। ये जो पॉल्यूशन बढ़ा रहे हो आप, ये सारी चीजें जो कर रहे हो, ये क्या है? ये कोई आशीर्वाद के रूप में थोड़ी होगा। ये आने वाली जनरेशन के लिए एक अभिशाप के रूप में होगा, उनको भुगतना पड़ेगा ये जो आज आपके कर्म है। तो क्या कह रहे हैं कि अपने कर्म सुधारो, ताकि आने वाली जनरेशन भी आपसे कहे, आपको इस बात को लेकर याद कर सके कि इन्होंने कोई बढ़िया काम किया है, हमारे पूर्वज कोई बढ़िया काम करके गए। ठीक है, तो यहां अब देखते हैं जजमेंट्स ऑन एनवायरमेंट मैटर। इसके ऊपर पहला जो आ रहा है, ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। वो कह रहा है, थ्रो ओवर पेन एंड जुडिशियल फेट, we need to decolonize our future generation from the wrath of climate change by upholding climate justice at all time। तो ये पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट कंसर्न है, ये उसमें दिखाया है। एक और इसी के नीचे है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या कहा है? द प्रिंसिपल ऑफ इंटरजनरेशनल इक्विटी इन द राइट टू एनवायरमेंट। The High Court of Kenya decreed that the present generation is legally obliged to maintain and enhance the health, diversity, and productivity of natural resources to benefit future generation। तो यहाँ इन्होंने केनिया के अंदर सीधा सीधा कह दिया, ये आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है, ये आपका दायित्व है, कानूनन दायित्व है ये आपका, कि आप आने वाली जनरेशन के लिए सारी चीजों का बंदोबस्त सही सही करके जाए। और यहाँ इसीलिए इन्होंने कह दिया इक्विटी। क्या कह रहा है कि इंटरजनरेशनल इक्विटी, एक शब्द यूज किया है कि जितना अधिकार आपका है
आप इसके पूरे रिसोर्सेज जो हैं उनके आप, यू आर नॉट द होल सोल इन चार्ज ऑफ दैट। ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी ने आपके बारे में सोचा होगा तो आपको हस्तांतरित की है ये, और कल को आपको अपनी उनको देके जाना है। तो यदि आज आप आने वाली जनरेशन के बारे में नहीं सोचोगे तो ये आप गलत कर रहे हो, क्योंकि उनका भी इसके अंदर हिस्सा है। मेरे बच्चों का हिस्सा नहीं है, मेरे आने वाले बच्चों का हिस्सा नहीं है, सबका हिस्सा है। जो फ्यूचर जनरेशन्स आएंगी उन सबका उतना ही हिस्सा है जितना आज की तारीख में मेरा हिस्सा है। प्राकृतिक रिसोर्सेज पे, एनवायरनमेंट के ऊपर, इसको सही रखने के लिए, ये सब समझ में आई बात? ये क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि जितना मेरा अधिकार है स्वच्छ जल के ऊपर, स्वच्छ वायु के ऊपर, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट के ऊपर, इतना ही अधिकार किसका होगा? आने वाली जनरेशन का होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये किस चीज के लिए सचेत कर रहा है? ये इस चीज के लिए सचेत कर रहा है कि आपको पॉल्यूशन नहीं करना है, और ऑल पॉसिबल वेज आपको अपनाने। आगे देखो, इसी के अंदर आगे है ये ह्यूमन राइट्स एक्सटेंडेड टू ऑल मेंबर्स ऑफ ह्यूमन फैमिली इंक्लूडिंग बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो मानव पूरा परिवार है ये, ऐसा नहीं है कि मैं इंडियन हूं वो पाकिस्तानी है, ये हैं, वो बात सही है। लेकिन जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं, जब हम पृथ्वी के इन रिसोर्सेज को बचाने की बात करते हैं, जब पॉल्यूशन को कम करने की बात करते हैं, तो उसका लाभ सभी को मिलेगा, और उससे जो दिक्कतें होंगी वो भी सभी को होंगी। जहां हो रहा है वहां थोड़ी ज्यादा होंगी, जहां नहीं हो रहा है वहां कम होंगी, लेकिन होगी हर जगह। पर्यावरण को नुकसान हर जगह पहुंचेगा। तो ये उस चीज की बात कर रहे हैं। और आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, द ह्यूमन राइट ऑफ फ्यूचर जनरेशन मस्ट बी अंडरस्टूड, इंटरप्रेटेड एंड इंटीग्रेटेड within the evolving legal context, recognizing humanity relationship with the natural world and the best available science। इन सब का प्रयोग करते हुए ये यहाँ करना है। और लास्ट के अंदर बिल्कुल आ जाओ, ये कह रहा है द प्लेनेटरी ओवरशूट डे, when the earth capacity to renew its depleted natural resources each year is exhausted, has moved from December 30, 1970 to August 1, 2024. If it continues to recede in the calendar, future generation will be left with bankrupt planet। bankrupt planet का मतलब क्या हो जाएगा? रिसोर्सेज से खत्म हो जाएगी। दुनिया भर की प्रजातियां डेली लुप्त हो रही हैं, हजारों प्रजातियां डेली लुप्त हो रही हैं, जानवरों की, पौधों की, मतलब डेली बता रहा हूं मैं, रोज। और किसकी वजह से हो रही है? पॉल्यूशन की वजह से हो रही है, ह्यूमन अनवांटेड इंटरफेरेंस की वजह से हो रही है, ध्यान देने की वजह से नहीं, बारिश और इनका संतुलन बिगड़ने की वजह से हो रही है, ओजोन लेयर के अंदर जो ये डेप्लीशन है उसकी वजह से हो रही है। और सबसे मोटी बात क्या है कि जो चीज आज हमने डाली है उसको डिके होने में टाइम लगता है। जैसे मान लो लकड़ी है, तो लकड़ी का एक समय है, इतने दिन बाद वो गल के इस धरती का पार्ट बन जाएगी, ठीक है। ऐसे लोहे का है, वो भी गल के इसी के अंदर मिक्सचर में मिल जाएगा जंग लग के। लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जिनको हजारों हजारों साल लगेंगे डिके होने में। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर आपके पास जमीन होगी लेकिन उस जमीन में पैदा नहीं होगी, क्योंकि आपके पास मॉइस्चर नहीं बचेगा उस जमीन के लिए जितना, आपके पास टेम्परेचर नहीं बचेगा जिस टेम्परेचर में वो पैदा होती है, आपके पास उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो नहीं बचेंगे। आज आप पेस्टिसाइड का इसका अंदर यूज कर रहे हो, जो उसका नतीजा क्या होगा कि आपके पास जमीन होगी लेकिन आप पैदा नहीं कर पाएंगे कुछ भी उसमें। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि आपकी रसोई में खाना है रखा हुआ और खा नहीं पाएंगे आप। तो उस चीज की चिंता करने के लिए ये आर्टिकल बड़ा अच्छा आर्टिकल है। तो हमें आने वाली जनरेशन्स के लिए इन सब के बारे में सोचना पड़ेगा। पौधों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है, उन सब के लिए, हालांकि हमने एज ए सब्जेक्ट इसको एनवायरमेंट साइंस हमने बनाई है, एज ए सब्जेक्ट सब जगह इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन वो सिर्फ मार्क्स ऑब्टेनिंग फॉर्मूला है कि आपका सारा कंसर्न क्या रहता है, कितने मार्क्स आ जाए इसमें। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन और उसके बारे में सोचना, चिंतन करना, ये आज की तारीख में बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगला जो आर्टिकल है वो देखते हैं, वुमेन लेड डेवलपमेंट इन राज्यसभा। तो ये तो आप पढ़ लेना, सीधी सीधी बात है,
तो कौन है राज्यसभा के चेयरमैन, कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। कौन है वाइस प्रेसिडेंट इस समय? जगदीप सिंह जी धनखड़। ठीक है, तो उनके बारे में कह रहे हैं, ये शुरू में ही कह रहे हैं कि पार्टिसिपेशन और डिसीजन मेकिंग के अंदर औरतों की भागीदारी को उन्होंने बढ़ाया है। एक जो हमारा अभी 2023 में एक बिल पास हुआ था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023, ठीक है, और अगले चुनाव से वो लागू भी होगा, जिसके अंदर 33% हमने रिजर्वेशन कर दिया है कि वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होंगी पार्लियामेंट के अंदर भी, ठीक है, और जगह भी उसके अंदर आया है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार राज्यसभा के मेंबर पीटी उषा, जो नॉमिनेटेड मेंबर थी, 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं राज्यसभा के अंदर जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, उनमें से एक पीटी उषा थी, सी वॉज ए एथलीट, ठीक है, और पहली बार क्या बनाया है, वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सबसे बड़ी बात है। इसी तरह से इन्होंने और बात कर रखी है कि जेंडर सेंसिटिव sensitization workshop and talk have been organized to create healthy culture of gender parity। और यहाँ सारी चीजें जो इतनी कमेटियां हैं उनके अंदर औरतों की भागीदारी को इन्होंने बढ़ाया है। G20 के अंदर इसमें जिक्र कर रखा है G20 का। अब G20 का बहुत लोगों को नहीं पता। G20 के अंदर अलग अलग वो बनाई थी, जैसे यूथ यूथ के ऊपर एक अलग से प्रेजेंटेशन देना था कि यूथ क्या कर रहा है, ऐसे सिविल सोसाइटी के ऊपर प्रेजेंटेशन अलग अलग देना था। तो सिविल सोसाइटी के अंदर जब प्रेजेंटेशन देना था तो दो लोगों को उसकी जिम्मेवारी दी थी। एक तो माँ अमृतदायिनी, जो आपने सुना होगा ट्रस्ट है, वो जो अम्मा है जिन्होंने हॉस्पिटल बनवाया है यहाँ फरीदाबाद के अंदर, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ईएसआई हॉस्पिटल का, सारी फंडिंग उन्होंने की है। और दूसरा विवेकानंद केंद्र को जिम्मेवारी दी थी। और इनमें से विवेकानंद केंद्र की जो निवेदिता जी हैं, निवेदिता भिड़े जी, उन्होंने सारे उसमें सिविल सोसाइटीज के लेक्चर भी रखे थे कि समाज हमारा कैसा होना चाहिए, समाज की संरचना कैसी होनी चाहिए, क्योंकि इसका आदर्श वाक्य क्या था, वसुदेव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व ही कुटुंब है। तो उसकी जो संरचना थी वो कैसे बनेगा, कैसे हम एक दूसरे की केयर करें, किस तरह से पूरा संसार को एक कुटुंब के रूप में देखें, ये सारा फोकस था उसके ऊपर G20 के अंदर। तो इसके अंदर भी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि महिलाओं ने ही पार्टिसिपेट किया था ज्यादा सिविल सोसाइटी के अंदर, इनके अंदर रिसर्च के अंदर। जैसे विवेकानंद केंद्र से जो वाइस प्रेसिडेंट है विवेकानंद केंद्र की, निवेदिता जी, उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना। तो ये अगला आर्टिकल है, व्हाई इज तमिलनाडु एजुकेशन फंडिंग ऑन होल्ड। ये पढ़ लेना, इस पे मैंने पहले भी एक आर्टिकल रखा था कि वो जो ये है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसके अंदर कुछ प्रोविजन है उनको लागू नहीं करना चाह रहे। थोड़े दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान की और स्टालिन साहब की भी आपस के अंदर काफी नोकझोंक हुई थी। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है कि 3 लैंग्वेज का कंसेप्ट आपको लेके चलना है, 3 लैंग्वेज मस्ट है। एक तो जो लोकल लैंग्वेज है आपकी मदर टंग, वो, इसके अलावा 2 लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये दूसरी इंग्लिश लेते हैं तो तीसरी हिंदी ही बचती है। तो यहाँ पर इनका क्लैश है। ये क्या कह रहे हैं, हम पुरानी पुरानी ही पॉलिसी रखेंगे, 5+3+2+2, तो 5 और 3 8 और 2 10, और 10+2 का ही रखेंगे। लेकिन यहाँ इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या है, स्किल के ऊपर जोर है। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज को लगा रहे हैं तो सेंटर से फंडिंग हो रही है। तो यहाँ इस चीज को लेके वाद विवाद है कि ये स्टेट का भी विषय है, तो स्टेट तय करेगा, आप ऐसे थोप नहीं सकते। तो ये चल रहा है। तो हिंदी इसमें से, इन तीनों लैंग्वेज में से एक जो हिंदी है उसको लेकर और चीजों को लेकर इनका आपस के अंदर क्लैश है। ये पढ़ लेना आप, ठीक है। उसके अंदर 60-40 का रेशियो होता है, कितना कितना फंड कैसे कैसे मिलेगा। तमिलनाडु अलोकेटेड अंडर द स्कीम अमाउंट 3586 करोड़ रुपया सेंटर का शेयर था, और 2152 करोड़ रुपया की जो इंस्टॉलमेंट, ये उनका सेंटर का शेयर था, और बाकी 60% तमिलनाडु गवर्नमेंट का शेयर था। और 573 करोड़ की पहली जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट थी वो जो रिलीज करनी थी वो रिलीज नहीं हुई। तो उस चीज की बात कर रहे हैं, तो ये पढ़ लेना ये आर्टिकल, ठीक है। अगला जो आर्टिकल है वो आपके इससे है, हाउ डू इमरजेंसी प्रोविजंस इम्पैक्ट
सेंटर स्टेट रिलेशंस। ये किस चीज के ऊपर बात कर रहा है? ये बात कर रहा है मणिपुर के अंदर जो माहौल बना हुआ है उसके ऊपर, कि आपको इमरजेंसी इंपोज करनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। तो इसके अंदर बहुत सारे जजमेंट आए हैं इसके ऊपर। 7th शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दोनों के अंदर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के। और इमरजेंसी प्रोविजंस कब लागू होने चाहिए, ये क्योंकि इससे पहले बहुत सारे एक प्रथा चल रही थी कि जब मर्जी आए, जब सरकार, इंदिरा गांधी ने तो बहुत बार इमरजेंसी लगाई स्टेट्स के अंदर, ठीक है, लेकिन उसके बाद कोर्ट थोड़ी सख्त हो गई। कोर्ट ने कहा कि ये तो मजाक वाली बात है, आप कुछ चीज सुधरने तो दो, हालात उनको कोशिश तो करने दो, आप हेल्प करो, एड करो। तो इसके अंदर तो यहाँ जो है ना, किस लिए होगी, तो 355 क्या कहता है, दो रीजन है इसके अंदर। सेंट्रल टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो ये इमरजेंसी के लिए एक्सटर्नल एग्रेशन होगा तो, और या इंटरनल डिस्टर्बेंस होगी तो ये क्या कह रहे हैं, मणिपुर किससे गुजर रहा है, इंटरनल डिस्टर्बेंस से, इसकी वजह से इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। अब इसी पे आगे देखो, यहां पर तीसरे पैराग्राफ के अंदर है, इट वॉज ओनली आफ्टर सुप्रीम कोर्ट कैटेगरिकली judgment in the SR Bomai case 1994 that such misuse was restricted. The court held that Article 356 should be imposed only in the event of breakdown of constitutional machinery. पहली बात कह रहे हैं as distinguished from the ordinary breakdown of law and order. साधारण लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन होता है वो नहीं, उसमें तो सरकार प्रयास करेगी। हर जगह हर स्टेट के अंदर अपराध तो हो ही रहे हैं, किसी में ज्यादा हो रहे हैं, इसमें कम हो रहे हैं। ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहां अपराध ना हो, चोरी घटना, मर्डर की घटना, रेप की घटना हर एक जगह हो रही है, और सरकारें कोशिश भी कर रही हैं उसको, पुलिस है, कोर्ट है, वो अपना काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डिनरी ब्रेकडाउन ऑफ लॉ है, इसको लेकर आप इमरजेंसी इंपोज नहीं कर सकते। इमरजेंसी इंपोज करने के लिए क्या आपको साबित करना पड़ेगा, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया, सरकार है वो क्या है, संविधान के अनुसार नहीं चल रही, संविधान के दायित्व को अच्छे से निभा नहीं पा रही, उसके अनुरूप काम नहीं कर रही है, ये आपको दिखाने की जरूरत होगी। इसी तरह से फिर आगे आया था एक 1977 में इन स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द कोर्ट हैड नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 355 एज जस्टिफाइंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ आर्टिकल 356, उसके बारे में बता रहे हैं दैट, ठीक है। इसके बाद नागा पीपल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998, और सरबनानंद सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 के अंदर, एच एस जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977 के अंदर, इन सारों की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, यहां पर सरकार या कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन 1987 के अंदर बना था, द नेशनल कमीशन रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 के अंदर। फिर एक कमीशन बना था, पुंची कमीशन, सेंट्रल स्टेट रिलेशन 2010 में, और इन्होंने 355 के ऊपर क्या कहा था, नॉट ओनली इम्पोजेज अ ड्यूटी ऑन द यूनियन बट ऑल्सो ग्रांट्स इट्स पावर टू टेक नेसेसरी एक्शन फॉर द इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ दैट ड्यूटी। और फिर आगे क्या कह दिया था, imposition of president rule under article 356 must be used as a last resort in situation of utmost gravity and urgency। सबसे आखिरी ये समाधान होना चाहिए, यूं नहीं कि शुरू हुआ और आपने आप वहां एड दें, वहां आप पैरामिलिट्री लगाएं, सीआईएसएफ एम्प्लॉय करें वहां, ठीक है, सीआरपीएफ को लगाएं, मॉनिटरिंग कमेटी बनाएं, कोऑर्डिनेशन के लिए वहां किसी को भेजें, आपने एनआईए वगैरह बना रखे, इनकी मदद लें और सरकारी एजेंसीज की मदद लें। तो ये क्या है कि आप ये इंतजार ना करें कि उन्होंने अवसर दे दिया और आपने तुरंत इमरजेंसी लगा दी, नहीं। संविधान को बचाने के लिए आपको खुद भी प्रयास करने चाहिए। जब सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, और फिर दूसरी बात जो इन्होंने कही थी, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जब छेड़छाड़ होती है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो नहीं किया जा रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर जहां हो जाता है, वहां आप कोशिश करें। लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर ये बहुत बड़ा फेलियर नहीं है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, टाइम तो लगता है, एक बार सिचुएशन में हो जाती है। तो उस चीज के ऊपर है, ये आप देख लेना।